का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में राम और हरि नाम के दो भाई रहते थे जो आमों की खेती करते थे। रामू बहुत ईमानदार है और अपने आम के बगीचे की दिन रात देखभाल करता है और दवा पानी समय पर देता है। वहीं उसका भाई हरि एक नंबर का आलसी और बेईमान था। कभी कोई काम ढंग से नहीं करता और दिन भर आम के बगीचे में सोता रहता था। रामू को उसके मेहनत का फल धीरे धीरे सारे पके हुए आम के रूप में मिलने लगा, जिसे वो बाजार में ले जाकर हर साल अच्छी कीमत पर बेचता था और पैसे कमाता था। इससे उसकी और उसकी बीवी सीता की साल भर का खर्चा चल जाता था। वहीं हरि के लापरवाही के कारण उसके बगीचे में बहुत कम आम आते। ये देख हरि की बीवी जल जाती। बस अब बहुत हुआ, बहुत देख ली उनकी तरक्की और हमारा नुकसान। अब तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो करूंगी मैं ही करूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो भगवान? बस तुम देखते जाओ। अगले साल जब आमों के फसल का समय आता है, तब हरि की बीवी आधी रात को रामू के बगीचे में जाकर सारे आमों के पेड़ पर जहरीली दवा छिड़कने लगती है। अब देखती हूँ कैसे उस रामू के बच्चे के आम फलते हैं। इस दवा से उसके सारे पीड़ मर जाएंगे। कुछ समय बाद रामू के सारे पेड़ एक एक करके मरने लगते हैं। रामू ये देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे सारे आम के पेड़ एक एक करके क्यों मर रहे हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं और मेरी बीवी भूखे मर जाएंगे। क्या हुआ? आप ऐसे उदास सा चेहरा लेके क्यों बैठे हो? आप तो आमों के बगीचे नहीं गए थे? क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ जो ऐसा उदास होकर चले आए आप वापस? क्या बताऊं तुम्हें, हमारे सारे आमों के पेड़ एक एक करके सूख रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप ज्यादा सोचिए मत, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा और हमारी मदद जरूर करेगा। देखना, हमारे आमों के बगीचे में बहुत जल्दी दोबारा से पेड़ आएंगे। बस अब सब्र रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अगले दिन जब रामू आम के बगीचे में जाता है तो देखता है कि आम के सारे पेड़ सूख चुके हैं। एक भी हरा पेड़ नहीं बचा। और वहीं दूसरी तरफ हरि के सारे आमों के पेड़ में बड़े बड़े आम लटके हैं और हरि आमों के पेड़ में पानी डाल रहा है। क्या हुआ रामू, तुम्हारे आमों के पेड़ कैसे सूख गए? इस बार दवा पानी नहीं डाला क्या तुमने? रामू बेचारा सदमे के कारण कुछ नहीं बोल पाता, बस सुनता रहता है। सीता बहुत हिम्मत वाली है। जब रामू अकेला मायूस होकर बैठा रहता है तो सीता कुछ नए आमों के पेड़ ले आती है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये नए आमों का घाट लो और जाकर दोबारा से शुरुआत करो। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये रामू का बच्चा बाज नहीं आएगा। दोबारा आमों के पेड़ लगाने लगा। लगाने दो भगवान। बेचारा रामू। कुछ समय बाद जैसे ही रामू के आमों के पेड़ थोड़े बड़े होते हैं, सीता एक रात कुछ गायों को ले जाकर रामू के आम के बगीचे में चराने के लिए छोड़ देती है। अब ये सारे एक एक करके तुम्हारे सारे पेड़ को ऐसा चीर जाएंगे जैसे कभी यहाँ कुछ था ही नहीं। अगले दिन जब रामू आम के बगीचे में जाता है तो देखता है
तो देखता है गायों ने उसके सारे आम के पेड़ चर चुकी हैं। सर सूखी डाल के कुछ नहीं बचा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझ बेचारे की मदद करो। हरी और हरी की बीवी रामू के इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। बेचारा रामू अब क्या करेगा, आम तो रहे नहीं। एक काम करो, ये एक आम लो और इसको बेच लेना और इसी पैसों से साल भर गुजारा कर लेना। रामू उस एक आम को लेकर बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर उस आम को बेचने लगता है। तभी एक बीमार सा आदमी आता है और बोलता है, बेटा मैंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं, ऊपर वाले के नाम पर मुझे ये आम दे दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, तुमने इस बुढ़े की मदद की। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। रुको, ये लो बेटा, तुम इस बीज को कहीं ले जाकर बो देना, बाकी ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। रामू उस बीज को अपने आम के बगीचे में बो देता है। अरे रामू, तुम तो बाजार गए थे ना आम बेचने, फिर यहाँ कैसे, किस चीज की बीज बो रहे हो? जरूर रामू भैया सोने के आमों के बीज बो रहे होंगे। ये बोलकर हरी और उसकी बीवी हंसने लगती है। रामू सारे बीज बोकर अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन जब रामू और उसकी बीवी आकर देखती है तो उसके सारे बगीचे बड़े बड़े आमों के पेड़ से भरे हुए होते हैं और उन सारे आम के पेड़ पर सोने के आम फले हुए होते हैं। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? हमारे बगीचे सोने के आमों से भरा पड़ा है। ये सब ऊपर वाले की देन है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भगवान। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र हो। यार, रामू के आम के बगीचे में सोने के आम, ये कैसे हुआ? जी, उधर देखो, हमारे बगीचे में। वहीं हरी के सारे आम को गिलहरी सफा चट कर चुकी होती है। एक भी आम नहीं बचता। अब हमारा क्या होगा जी? चले थे रामू भैया का बुरा सोचने, हमारा ही उल्टा बुरा हो गया। हरी और उसकी बीवी रामू के पास जाते हैं और रो रो कर सारी कहानी बताते हैं। रामू भैया, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में पड़ गई थी। ऊपर वाले के लिए हमें माफ कर दीजिए रामू भैया, हमें माफ कर दीजिए। हाँ रामू, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। रामू और उसकी बीवी बहुत ही नेक दिल होते हैं। वो उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें अपने आधे सोने के आम दे देते हैं। उसके बाद वे लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी कोई आम कहानियों जैसी नहीं है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे राज की है जो दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित है। रोहित इस कहानी का मेन किरदार। एक रात रोहित अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में आता है, जहां उसकी वाइफ लाइट बंद करके सो रही होती है। रोहित अपनी वाइफ को बिना नींद से जगाए चुपचाप बैग रखकर सोने चला जाता है। आधी रात को अचानक से रोहित के फोन पर अर्जेंट मीटिंग लिखकर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। रोहित मैसेज को देखते ही चुपचाप बेड से उठ जाता है और अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, जिसके कारण कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन कार का पिछला टायर पंक्चर होता है। फिर रोहित गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शिट! कार को अभी अभी धोखा देना था,
रोहित गुस्से से कार के टायर पर लात मारकर चला जाता है। रोहित अपने घर के बाहर खड़ा ही होता है। कैब के लिए तभी एक तेज ऑटो वाला अचानक से आकर रोहित के सामने रुक जाता है और रोहित से पूछने लगता है कि कहाँ जाना है। इतनी तेजी से ऑटो लेकर आया वो। रोहित इस बात को देखकर सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से ऑटो में बैठकर चलने के लिए बोलता है। रोहित के बैठते ही ऑटो बिना रुके चलने लगता है। आज तेज बारिश और बिजली दोनों ही अपना अपना कहर बरसा रहे होते हैं। बारिश के कारण रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। रोहित ऑटो ड्राइवर को उसके होटल ले जाने के लिए कहता है और ऑटो ड्राइवर बिना रोहित की बात सुने अपने ही धुन में ऑटो चलाते रहता है। कुछ दूर ऑटो जाता है। कुछ दूर ऑटो चलने के बाद रोहित दोबारा ऑटो ड्राइवर से पूछता है, इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक तो होटल पहुंच जाना चाहिए था। ऑटो ड्राइवर बिना कुछ बोले गुस्से से बस रोहित को आगे वाले मिरर से देखते जा रहा था, जैसे कि उसके ऊपर खून सवार हो, रोहित को जान से मारने के लिए। रोहित अब घबराने लगता है। ऑटो ड्राइवर का जवाब ना मिलने पर रोहित घबरा जाता है और मन में ही सोचने लगता है कि ये ऑटो ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। रोहित मन ही मन सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर ड्राइवर के अगले वाले मिरर पर जा रुकती है और उसके साथ साथ रोहित की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है जैसे ही वो ड्राइवर का असली चेहरा देखता है। ऑटो ड्राइवर की जगह ऑटो ड्राइवर का भूत ऑटो चला रहा होता है, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। रोहित डर के मारे ऑटो से छलांग लगाने की सोचता है। तभी वो भूतिया ऑटो ड्राइवर रोहित को जादू से बेहोश कर देता है और देखते ही देखते वो भूतिया ऑटो ड्राइवर ऑटो को रोड से उतारकर घने जंगल की ओर रोहित को शहर से बहुत दूर ले जाने लगता है। एक रात ऑटो ड्राइवर अपनी छोटी सी बेटी के लिए खिलौना खरीदकर अपनी ऑटो से अपने घर जा रहा होता है। तभी एक अमीर इंसान शराब के नशे में धुत उस ऑटो ड्राइवर को अपनी तेज कार से आकर ठोक देता है और वहीं लाचार हालत में उस ऑटो ड्राइवर को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। तब से लेकर आज तक ऑटो ड्राइवर हर उस इंसान का पीछा करता है जो आधी रात को गलत कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और आज रोहित की बारी थी। कुछ देर बाद रोहित की आंखें खुलती हैं और वो खुद को बंधा देखता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तभी वो भूतिया ड्राइवर अपनी जादू से रोहित का मुंह ही गायब कर देता है, जिसके कारण रोहित अब कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर भी रोहित हार नहीं मानता और इधर उधर हिलने लगता है कि ताकि वो रस्सी से आजाद हो सके। लगता है ये आज नहीं मानेगा। और फिर अचानक ऑटो को पूरी तरह हवा में उड़ाकर बादलों के उस पार ले जाता है। रोहित भूत के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश करता है, परंतु हाथ बंधे होने के कारण
वो कुछ नहीं कर पाता। और फिर अचानक से बारिश रुक जाती है, जिसे देख ऑटो ड्राइवर को कुछ मस्ती सूझती है और वो ऑटो को बादलों के ऊपर ले जाता है। तुम बहुत लकी हो रोहित बाबू, इतने आसानी से तुम्हें मौत नहीं मिलेगी आज। चलो आज तुम्हें बादलों की सैर कराता हूं। और फिर देखते ही देखते ऑटो ड्राइवर ऑटो को बादलों के ऊपर ले जाता है। फिर ऑटो को गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे रोहित को चक्कर आने लगता है और वो इधर उधर घूमने लगता है तेजी से। ऑटो ड्राइवर ऑटो को बहुत देर तक ऐसे ही हवा में ऑटो को घुमाते रहता है और फिर रुककर रोहित को देखकर मुस्कुराने लगता है। रोहित एकदम पसीना पसीना हो जाता है, ये सोचकर कि आज उसका आखिरी दिन है। ऑटो ड्राइवर रोहित का हाथ बंधे ऑटो से फेंकने के लिए रेडी होता है। रोहित अपने हाथों को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रस्सी खोल नहीं पाता और देखते ही देखते ऑटो ड्राइवर रोहित को ऊपर से नीचे फेंक देता है। रोहित चिल्लाते हुए आसमान से नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। ऑटो ड्राइवर रोहित को बहुत खुशी के साथ गिरते हुए देख रहा होता है। तभी रोहित का फोन बजने लगता है, जो पिछली वाली सीट पर गिरा हुआ होता है। ऑटो ड्राइवर फोन को उठाता है और देखता है कि रोहित की बीवी शबनम का फोन आ रहा है, जो इस ऑटो ड्राइवर की बड़ी बेटी होती है। ऑटो वाला ये देखते ही जल्दी से ऑटो को लेकर नीचे जमीन पर जाता है और रोहित को जमीन पर गिरने से पहले कुछ फीट हवा में ही रोक देता है। ऑटो ड्राइवर रोहित से सारी बातें पूछता है, वो शबनम को कैसे जानता है, और फिर रोहित सारी बातें बताता है कि वो कौन है, कहाँ जा रहा था रात को। फिर ऑटो ड्राइवर रोहित को बताता है, शबनम मेरी बेटी है, जो बहुत साल पहले खो गई थी कुंभ के मेले में। ये बात सुनते ही रोहित माफी मांगने लगता है ऑटो ड्राइवर से और आगे से शबनम को कभी धोखा नहीं देगा, ये बोलकर रोने लगता है। रोहित का पछतावा और रोना देखकर ऑटो ड्राइवर रोहित को माफ कर देता है और फिर रस्सी खोल देता है उसको आजाद करने के लिए। तभी वहां पर शबनम आ जाती है और अपने पिता को देखकर रोने लगती है। शबनम जैसे ही अपने पिता को छूती है, उसके पिता भूतिया रूप से नॉर्मल रूप में बदल जाते हैं और फिर उनको मोक्ष मिल जाता है। अंबेडकर ग्राम के सरपंच का बेटा शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। आज अपने पिताजी से मिलकर अपनी पत्नी के साथ वापस शहर आ रहा है। बेटा, रात होने वाली है और रास्ते में जंगल भी है। कल सुबह होते ही बहू के साथ चले जाना। लेकिन पिताजी, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। कल मेरा ऑफिस पहुँचना बहुत जरूरी है और वैसे भी मेरी छुट्टी आज तक ही थी। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सरपंच जी घर के अंदर जाकर नींबू मिर्च लेकर आते हैं और कार के दरवाजे पर बांध देते हैं। फिर राजेश अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव से निकलते निकलते रात हो जाती है और जंगल के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। जंगल काफी घना है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। जंगल एकदम डरावना और सुनसान दिख रहा है।
बीवी अपने पति का नाम लेके बोली, रमेश, मुझे लग रहा है पापा ठीक बोल रहे थे। कल सुबह सुबह हम चले जाएंगे। आज अमावस की रात भी है। अरे स्वीट हार्ट, अब छोड़ो भी ना ये सब। तुम्हें पता है ना मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। रमेश अपनी गाड़ी चालू करता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में घोर अंधेरा होने के कारण ज़्यादा दिख नहीं रहा है, इसलिए रमेश धीरे धीरे कर चला रहा है। चारों तरफ से जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बीच जंगल में पहुंचते ही अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है। वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें लेने के बाद चारों तरफ देखते हुए रमेश धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। अब क्या करेंगे? मैंने बोला था आपको, आप किसी की सुनते ही कहाँ हो। चारों तरफ काले अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। तभी पूरे शरीर पर राख लपेटे, एक हाथ में कमंडल और लालटेन, दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए वहां से निकलता हुआ दिखा। बाबा जरा सुनिए, हमारी कार खराब हो गई है। क्या आसपास कोई घर होगा जहां हम रात बिता सकें? सुबह होते ही निकल जाएंगे। बाबा ने पहले रमेश को देखा, फिर कार में बैठी उसकी पत्नी को देखा। उनको देखने के बाद बाबा ने कार में लाठी मारी और कार अचानक चालू हो गई। चालू कार को देखने के बाद दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर बाबा की ओर देखते हैं। अब वहाँ कोई नहीं है। बाबा अचानक गायब हो चुके हैं। रमेश जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से चल देता है। आज तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो बाबा हमें मिल गए, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता इस बीच जंगल में। पता नहीं वो बाबा कौन था, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा था। आपको उस बाबा की पड़ी है और यहाँ मेरी जान निकल रही है डर से। डार्लिंग, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। रास्ते में एक लकड़ी का पुल पड़ता है। गांव वालों की मान्यता के अनुसार उस पुल के नीचे बहुत सारी चुड़ैलें हवा में सोती हैं। पुल काफी पुराना है, तो टूटने के डर से रमेश कार को पुल पर धीरे धीरे चढ़ाता है। कार के भारी वजन के कारण पुल की पटरियों से आवाज आने लगती है, जिससे सारी भूतनियां जाग जाती हैं। पुल पार करते ही फिर से दोनों घने जंगल में घुस जाते हैं। इस बार भूतनियां उनका पीछा करने लगती हैं। दोनों लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे कि इतने में ही एक भूतनी उनकी कार के सामने आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। रमेश भूतनी को देख एकदम से ब्रेक लगाता है और कार रुक जाती है। वो भूतनी कार के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन नींबू मिर्च टंगे होने के कारण वो कार के पास नहीं आ पाती। बाकी भूतनियाँ भी कोशिश करती हैं, लेकिन वे असफल रहती हैं। शायद कार पे बंधी नींबू मिर्च के कारण ये लोग हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। जल्दी से कार स्टार्ट करिए, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। रमेश हड़बड़ाते हुए कार को स्टार्ट करता है और कार को रेस देते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। भूतनियाँ भी उसकी कार का पीछा करती हैं। कुछ देर बाद वे जंगल से बाहर निकल आते हैं।
दोनों लोग भूतनियों को पीछे ना आता देख सांस में सांस लेते हैं और शहर की ओर बढ़ जाते हैं। एक महाराजपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक ही अमीर इंसान था जिसको सब गांव वाले महाराजा के नाम से बुलाते थे। वो पूरे गांव के लोगों पर राजा की तरह राज करता और अपनी मनमानी करता। उसने 3 शादियां की होती हैं, जिसमें उसने अपनी पहली पत्नी सीता को जान से मारकर जंगल में दफन कर दिया होता है, क्योंकि वह गरीब घर से होती है और अब चौथी शादी के बारे में सोच रहा होता है। एक दिन अपने नौकरों को आपस में बात करते सुन कि पास के गांव में एक राधा नाम की बहुत सुंदर लड़की रहने आ रही है। महाराजा बात सुनते ही अपने नौकरों को अपने कमरे में बुलाते हैं और उन सब को उस राधा के घर पे शादी का प्रस्ताव लेकर जाने को बोलते हैं। नौकर सारे सोना चांदी हीरे मोती थाली में सजाकर राधा के घर जाते हैं। राधा बहुत सुंदर और अमीर होती है। वह महाराज की भेंट देखकर बोलती है, मुझे यह शादी मंजूर है। और कुछ ही दिन बाद महाराजा राधा से शादी कर उसे अपने घर ले आते हैं। महाराजा सुहाग रात मनाने अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन राधा सुहाग रात मनाने से मना कर देती है। माता देवी का व्रत रखा है यह बोल के, और वो सो जाते हैं। अगले दिन महाराज अपनी नींद पूरी करके उठते हैं और देखते हैं कि उनकी आधी संपत्ति गायब हो चुकी है और वो बहुत गुस्से में लाल पीले हो उठते हैं। अपने सारे नौकरों को बुलाते हैं। तुम लोगों में से किसने मेरी संपत्ति चोरी की है, बताओ, वरना सबको सजा मिलेगी। मालिक, हमें कुछ भी नहीं पता मालिक, हम तो पूरी रात से सो रहे थे। महाराज सब नौकरों को नौकरी से निकाल देते हैं गुस्से में आकर। वहीं गांव के सारे घर के दरवाजों पर महाराजा की चोरी की हुई संपत्ति थोड़े थोड़े हिस्से में रखी होती है। अगली रात महाराजा फिर से सुहाग रात मनाने जाते हैं। राधा फिर से मना कर देती है। महाराज अगली सुबह दोबारा जाकर देखते हैं तो उनकी संपत्ति फिर से आधी गायब होती है। ऐसा ही रोज रोज होने लगा। महाराजा धीरे धीरे गरीब होने लगे। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अमीर होने लगे। महाराजा सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, और देखते ही देखते महाराजा की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह महलों से सीधे झुग्गी झोपड़ में आ गए। उनकी 2 बीबियां चिंकी और मिंकी महाराजा को इस हालात में देख अपने अपने मायके चली जाती हैं। एक रात महाराजा सो रहे होते हैं और उनको खुरखुर की आवाज सुनाई देती है और वह उठकर देखते हैं कि उनकी राधा बिस्तर पर नहीं होती है। तो वह हर तरफ देखते हैं, फिर उनको कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर घर से बाहर निकलते हैं और राधा राधा नहीं बल्कि उनकी मरी हुई बीबी होती है और बाहर सभी भूतनियों से बात कर रही होती है। कब तक तू अपना रूप बदल के इसकी बीबी बनी रहेगी? मैं तो बोलती हूँ इसको आज ही कच्चा चबा जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी इंसान को आग में भूत के खाए हुए। नहीं, अभी सही समय नहीं है। महाराजा यह सुनते ही डर जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। मैंने तो अपनी पहली बीवी को जान से मारकर जंगल में दफन कर दिया था। लगता है अब ये भूत बनकर अपनी सहेलियों के साथ मुझे जान से मारने आई है। अब मेरा क्या होगा? फिर महाराज चुपके से धीरे धीरे जाकर बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद राधा आकर वो भी बिस्तर पर लेट जाती है। राधा को सोता देख महाराज उठकर अपनी कुछ सामान थैले में रखने लगते हैं। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। फिर सामान लेकर दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक पुतले की तरह अटक जाते हैं और अपने शरीर को हिला भी नहीं पाते हैं। और फिर पीछे देखते हैं तो उनकी राधा सीता के रूप में होती है और उनको रोक रही होती है अपने जादू से। और बाकी भूतनियाँ भी वहाँ आ जाती हैं और महाराज सबको एक साथ देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। एक भूतनी महाराज की तरफ तेजी से आती है।
अपना मुंह खोल ले और एकदम से सब अंधेरा हो जाता है। कुछ समय बाद महाराज की आंखें खुलती हैं और वह देखते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वह हवा में उल्टे लटक रहे होते हैं। सारी भूतनियाँ उनको कहीं ले जा रही होती हैं। जाने दो, तुम सब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ बचाओ! तुम्हें आज बचाने कोई नहीं आने वाला। भूतनियाँ महाराजा को उसी जंगल में ले जाती हैं जहाँ महाराजा ने सीता को दफन किया होता है। कुछ याद आया महाराजा जी। महाराज को याद आता है कि कैसे उन्होंने सीता को जंगल में ले जाकर दफन किया होता है। महाराजा के जाने के बाद सीता कब से बाहर निकल बैठकर रो रही होती है। तभी बाकी भूतनियाँ वहाँ आती हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए मेरा पति मुझे मारकर जंगल के बीच दफन कर कर चला गया। हम सबकी कहानी एक जैसी है। किसी के पति ने तो किसी के ससुराल वालों ने इस जंगल में दफन कर दिया। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कितनी बेटी बहू को ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम जैसे लालची लोगों के कारण हम जैसी औरतों को भुगतना पड़ता है। मुझे जाने दो, मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है हम करेंगे। और महाराज को सीता अपनी ही कब्र में जिंदा दफन कर देती है और सारी भूतनियाँ जंगल की तरफ उड़ जाती हैं।